everyone, welcome back to my YouTube channel Physics. So in my last videos we have covered the chapter work and energy of class 11th. So in this video we are going to do a quick recap of the topics we have studied in my last videos. So let's start. So first is work. So what is work? When a force acts on an object and the object actually moves in the direction of force, then the work is said to be done by the force. Right? इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने कोई फोर्स लगाई इन दिस डायरेक्शन, तो वो इस पोजीशन ए से बी पोजीशन पे मूव कर गया. इसने इतनी डिस्प्लेसमेंट ली एस और इस पे हमने फोर्स लगाई एफ, तो दिस इज नोन एज वर्क डन. फाइन. If under a constant force F, the object displaced through a distance S, then work done by the force is given by, that is W is equals to F vector dot S vector is given by opening this dot product, we get F S cos theta, where theta is the angle between the force and the distance covered. Work is scalar quantity and its SI unit is joule. Work done by a force is zero when the body is not displaced actually. जहाँ पर हमारा S जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ज़ीरो है. जब हम बात करते हैं, एक मान लो फिक्स्ड वॉल है. फाइन. अब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं F, बट ये तो फिक्स्ड है, इसकी कोई मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये इसी पोजीशन पर है अपनी. फाइन. तो इसका क्या वर्क डन हो गया, इस फिक्स्ड वॉल का जीरो वर्क डन हो गया. सेकेंड पॉइंट इज बॉडी इज डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. इस पॉइंट को मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है. आप मेरी पिछली वीडियोस को चेक कर सकते हैं और इसकी लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर रखी है. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव वर्क डन. व्हाट इज पॉजिटिव वर्क डन? If angle between F and S is acute angle, or we can say that in same direction, जब हमारा force और displacement same direction में है, तो हम क्या बोलेंगे, उसे positive work done बोलेंगे. That means कि अगर हम force भी इस direction में लगा रहे हैं और ये body भी इसी direction में displaced हुई है, तो वो क्या है, positive work done है. And what is negative work done? If angle between F and S is obtuse angle, that is मोर देन 180 डिग्री और इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो हमारा नेगेटिव वर्क डन होगा. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी अर्थ है. फाइन. और हमने एक वर्टिकली अपवर्ड से एक ऑब्जेक्ट को हमने फेंका है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट दैट इज हाइट तो अपवर्ड है, बट फोर्स तो ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है. तो यहाँ पर हमारा कैसा वर्क डन हो रहा है, दैट इज नेगेटिव वर्क डन. फाइन. Work done by a constant force F depends only on the initial and the final position and not on the actual path followed between initial and final position. जो work done है, अगर हमारी क्या है, constant force है. ये बहुत important है इस point में कि जब constant force होती है, सिर्फ तभी हमारा जो work done है वो हमारा initial और final position पे depend करता है, पाथ टेकन पे वो डिपेंड नहीं करता. सो ना नेक्स्ट टर्म इज वर्क डन इन डिफरेंट कंडीशंस. वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय, अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं. जितनी भी इसमें फोर्सेस लग रहे हैं उसका सम, दैट इज एफ नेट, और जहां से भी जितना भी उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, फॉर एग्जाम्पल x1 से x2 वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, तो उसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स. एंड दैट वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अलोंग विद प्रॉपर साइन. ये हमने एक ग्राफ बनाया है, एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ए से बी पोजीशन पे गया है. फाइन. हमने इसको नीचे डिनोट किया है बाय डी एंड सी. ये डिस्प्लेसमेंट को हमारा शो कर रहा है बाय एक्स एक्सिस और फोर्स हमारा बाय वाई एक्सिस. तो जितना भी ये एरिया कवर कर रहा है अंडर दिस पाथ, ये हमारा क्या है, वर्क डन है. एंड दैट इज एरिया ए बी सी डी ए, हमारा जो कंप्लीट ये एरिया कवर कर रहा है.
कई बार ये हमारा बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, ये ग्राफ हमें गिवन होगा और हमसे पूछा जाएगा कि ये हमें क्या बता रहा है। अगर हमारी बॉडी यहाँ A to B जा रही है तो हमें सिंपली बताना है that it is telling about the work done by an object moving from A point to B point. Fine. Now the second point is work done in displacing any body under the action of a number of forces equal to the work done by the resultant force. अभी हमने जब पीछे किया था तो हमने ये बोला था that is F vector dot ds वेक्टर। तो जो ये हमारा F है ना, ये रिजल्टेंट फोर्स होता है, दैट इज F नेट। ये जितनी भी फोर्सेस एक पॉइंट पे या किसी भी बॉडी पे लग रही है, मान लो ये F1 है, ये F2, ये F3, तो जो हमारा जो F नेट होगा वो किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। फाइन। नाउ थर्ड पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, देयरफॉर द रिजल्टेंट वर्क डन इज जीरो। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, जब अपनी इनिशियल स्टेट पे होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा, तो ऑब्वियसली जो उसका वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इफ वर्क डन बाय ए फोर्स ड्यूरिंग ए राउंड ट्रिप ऑफ ए सिस्टम इज जीरो, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर राउंड ट्रिप उसका जीरो के इक्वल नहीं है तो वो हमारा क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल थे, बहुत बेसिक सा था एक, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइन। और नॉन कंजर्वेटिव का फ्रिक्शन फोर्स। फाइन। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज वर्क डन बाय ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज गिवन बाय W इज इक्वल्स टू mgh। ये हमने अपनी लास्ट वीडियोज में पढ़ा है, ये कैसे आया है, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज वर्क डन इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग इज गिवन बाय दैट इज W इज इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पावर। द टाइम रेट ऑफ वर्क डन बाय ए बॉडी इज कॉल्ड पावर। इट इज गिवन बाय रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितने टाइम में कितना वर्क डन हुआ है उसे हम कहते हैं उस बॉडी की पावर। तो वर्क डन बाय टाइम टेकन। फाइन। इफ अंडर कांस्टेंट फोर्स F ए बॉडी इज मूव्ड बाय S डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, तो हमारी पावर क्या होती है, दैट इज W बाई टी, वर्क डन बाय टाइम। और वर्क डन हमारा क्या होता है, F डॉट S बाय टाइम। हमारा S बाई टी क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फाइन। और वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर हम कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं। तो हम पावर को लिख सकते हैं F डॉट V, ये V S बाई टी की जगह लिखा है। फाइन। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो F V cos थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड V। पावर भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट होती है वॉट, और 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल है, 746 वॉट की। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत बार आता है, तो इसको आप याद रख लेंगे, दैट विल बी वेरी बेटर। Now the next term is energy. Energy of a body is its capacity of doing work, कि वो कितना वर्क कर सकता है उस बॉडी, वो बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी। ये भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी SI यूनिट इज जूल। बहुत टाइप की हमारे पास एनर्जी होती है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। एंड व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एंड बहुत सारी एंड एटसेट्रा। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मैकेनिकल एनर्जी. Mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy at any point, remains constant throughout the motion. It does not depend on time. ये time पे depend नहीं करता, और this is known as law of mechanical energy. कई बार हमसे बहुत छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम उसमें क्या आंसर लिखें, तो आपका ये आंसर है. तो उसमें आप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि आपका कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है. फाइन. नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पोसेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी. कि उसकी मोशन में कितनी एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर.
p²/2m, जहाँ पर m हमारा मास है, v वेलोसिटी है और जो हमारा p है दैट इज मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज गिवन बाय mv। फाइन, तो mv की जगह हमने p² लिख दिया, तो m से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, m² v², p² हो गया और 2m आ गया। नाउ द सेकेंड टर्म इज पोटेंशियल एनर्जी। The energy possessed by any object by virtue of its position or configuration is called its potential energy। जैसे कोई ऑब्जेक्ट किस हाइट पे है, किस कॉन्फ़िगरेशन पे है, वहाँ पर जो एनर्जी वो बॉडी में है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें हमारी दो टाइप है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमने अभी लास्ट वीडियोस में स्टडी किया है। If a body of mass m is raised through a height h against gravity, then potential energy, gravitational potential energy is equals to mg h. Elastic potential energy, if a spring constant k is stretched through a distance x, then the elastic potential energy of spring is given by half kx square. Fine. जहाँ पर हमारा व्हाट इज के दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड व्हाट इज एक्स, जितना भी हमने उसको डिस्टेंस को स्ट्रेच किया है या कॉम्प्रेस हुआ है वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या चीज गिवन है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं है दैट मीन्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन नहीं कर सकते, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ डिफाइन होती है, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। नेक्स्ट टर्म इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ए फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, दैट इज व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन है, फाइन, नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही है, इंटीग्रेट किया फ्रॉम वेलोसिटी v1 टू फाइनल वेलोसिटी v2। अगर हम पुट करेंगे तो हाफ mv²² फाइनल माइनस इनिशियल एंड व्हाट इज दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन, इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है इफ वर्क डन, टोटल वर्क डन इज पॉजिटिव। उसका क्या मतलब है कि जो हमारा चेंज है इन काइनेटिक एनर्जी वो पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव कब आएगा, जब हमारी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी। दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी वहां पर हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और नेगेटिव कब होगी, जब हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी, तो वहां पर हमारा जो वर्क नेट है, टोटल वर्क डन है, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए मैंने इसको वाइस वर्सा लिख दिया है। Second point is this theorem can be applied to non-inertial frame also. In a non-inertial frame, it can be written as work done by all the forces, change in kinetic energy in non-inertial frame. Fine, non-inertial frame में हमारा acceleration constant नहीं होता, तो ये वो वाला section है। Now, mass energy equivalence. According to Einstein, the mass can be transformed into energy and vice versa. मतलब mass को हम एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी से मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वेयर डेल्टा एम मास डिसअपियर्स देन प्रोड्यूस्ड एनर्जी। जब भी हमारा जो डेल्टा एम है अगर वो डिसअपियर होता है तो वो किसके फॉर्म में निकलता है, एनर्जी के फॉर्म में निकलता है। E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर। फाइन, नाउ आवर लास्ट टर्म इज दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो, जहां पर हमारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी थ्रू आउट द मोशन हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है या सेम भी आप बोल सकते हो। फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम फिजिक्स मास एंड एनर्जी आर नॉट कंजर्व्ड सेपरेटली। क्वांटम फिजिक्स हमारी क्या बोलती है कि जो मास और एनर्जी है वो सेपरेटली तो कंजर्व नहीं होते, दैट मीन्स कि वो कॉन्सेप्ट नहीं रहते हैं। लेकिन अगर हम उसको टुगेदर मास एनर्जी की फॉर्म में बोले तब हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, कंजर्व्ड है, व्हेन एज ए सिंगल एंटिटी कॉल्ड ए मास एनर्जी। This is all about this chapter.
that is work and energy of class 11th. If you like my video, please like, share and subscribe my channel, and thank you for watching.